इमरान जी, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। आप इस वक्त रूलिंग पार्टी से हैं जम्मू कश्मीर में। आप मुझे बताइए, वक्फ की जमीनों पर कितने वहां पर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी चल रहे हैं? आप बता दीजिए अगर जम्मू कश्मीर का डेटा हो आपके पास तो। देखिए अंजना जी, सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है, जो वक्फ एक वर्ड इटसेल्फ ये कहता है कि मैं अपनी विल से अपनी कम्युनिटी के लिए, ये फॉर द अपलिफ्टमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ माय ओन कम्युनिटी के लिए अपनी जमीन डोनेट करता हूं, फॉर मुस्लिम रिलीजन के लिए, जिसकी इजाजत मुझे आईन ने खुद दी है। क्या आप इस चीज से इनकार करते हैं? अब ये मेरी मर्जी है, ये कम्युनिटी की मर्जी है, इसको किस हिसाब से यूटिलाइज किया जाए। अगर आप अब इसी बात पे आते हैं कि वहां पे कितनी डेवलपमेंट हुई और इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, तो मुझे कोई ये बता सकता है कि पिछले 10 साल में कौन से इनिशिएटिव लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वजह तरफ से, जिससे वो फेल हो गए, कि वो पूरा मैनेज नहीं हो पाया, तो आज इनको ये इमरान जी, आप क्या अमेंडमेंट कह रहे करने हैं? की थोड़े से जरूरत पड़ी। कंफ्यूज लग रहे हैं आप। प्लीज एक बार सोच लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप भी चाहते हैं, फिर आप कह रहे हैं उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ कितने अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, तो आपके पास वो नंबर नहीं है। एक बार जल्दी से राजीव रंजन जी के पास है। राजीव जी, आपकी पार्टी के भी तो तमाम नेता जा रहे हैं वक्फ कानून के खिलाफ, और बिहार में चुनाव है, कैसे डिफेंड कीजिएगा? और आपकी पार्टी के नेता अशोक चौधरी जी कह रहे हैं कि सिर्फ जेडीयू की औकात है कि बीजेपी के साथ रहते हुए मुसलमानों के हित में काम करे। क्या अर्थ है इसका? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जेडीयू के जिन नेताओं के नाम सुर्खियों में है, पार्टी का कोई महत्वपूर्ण नेता पार्टी से बाहर नहीं गया है। लोगों का यकीन नीतीश कुमार जी पर है, और ये पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारे फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो अभी सिटिंग मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और जो बोर्ड और कॉर्पोरेशंस में, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये सारे लीडर्स वहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। उसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जहां नीतीश कुमार जी लग गए और मुसलमानों ने काफी उनका सम्मान किया, उनके साथ अपना समर्थन भी जाहिर किया। अब एक दो चीजें बेहद अहम है, क्योंकि पैनल में अभय दुबे जी भी हैं। कुछ तो वजह रही होगी, या तो केरल की जो कॉलिशन इनकी है उसका खतरा मंडरा रहा है, जो केरल कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बीच का जो संतुलन बिगड़ेगा तो कांग्रेस का क्या नुकसान होगा, या जो भी वजह हो, वक्फ बिल पर वो संसद में नहीं आ पाए, अपनी बातें नहीं रख पाए, पहली बात। दूसरी बात है कि यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमरान साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो सरकार है वहां कांग्रेस के साथ, और इसके बावजूद मैं मानता हूं कि स्पीकर का कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होता, लेकिन स्पीकर होने के पहले तो पॉलिटिकल एफिलिएशन तो रहता है, और आमतौर पर यह माना जाता है कि वो उनकी नुमाइंदगी करते हैं। फिर भी अगर इस बिल पर बहस को लेकर के उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार किया, तो ये बिल्कुल साफ है कि जो केंद्रीय कानूनों को लागू किए जाने में राज्य की विधानसभाओं के अलग अलग जो विधायी प्रक्रिया के प्रावधान हैं, वो काफी सीमित अधिकार उन्हें प्रदान करते हैं, और अंततः इन पर रोक लगाना राज्यों की विधानसभाओं के लिए संभव नहीं है। ठीक है, दुबे जी, जहां तक इस कानून के सबका जवाब सवाल पर अगर हम लोगों ने समर्थन दिया, आपके नेता कह रहे हैं ना कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, तो बीजेपी के साथ रहते हुए मुश्किल होता है क्या मुसलमान के साथ खड़ा होना? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम पहली बार तो बीजेपी के साथ नहीं है। हम 17 वर्षों से 20 वर्षों में 17 वर्ष तो हमारा एनडीए के साथ हमारा साथ रहा है, और इन वर्षों में चाहे कांग्रेस की हुकूमत, अभय दुबे जी की पार्टी की सरकार का ही वो काला अध्याय है भागलपुर दंगा, और राजद तो नहीं है। उस दंगे में हजारों लोगों की मौतें हुई, लोग विस्थापित हुए, जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल था, खुलेआम लालू यादव के शासन में गुंडे घूम रहे थे, उन्हें सार्वजनिक समारोहों में सम्मानित किया जा रहा था। ठीक है, नीतीश कुमार जी आए भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन में, और वहां उन्होंने जो एक मील का पत्थर वहां रचा, वहां 1984 रॉयट्स के तर्ज पर उनकी जांच हुई, अपराधी जेल की सलाखों के पीछे, और जो भी उस दंगे के शिकार लोग थे उनको आज भी पेंशन मिल रहा है। ठीक है, दुबे जी जल्दी से आपका कमेंट, फिर मैं आ रही हूँ शहजाद जी आपके पास, सबका जवाब आपको देना। जी,
अंजना जी, मैं पूरे देश और खासकर बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूं। देखिए, राजीव जी का आत्मविश्वास आज डगमगाया हुआ है। इनको इनके भरोसे की बात है तो नेता पर ही भरोसा नहीं है। मैं बिहार के दलित समाज के और अल्पसंख्यक समाज के लोगों से पूछता हूं, एक उदाहरण दे दीजिए जब बिल्किस बानो के बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छोड़े, नीतीश बाबू ने एक शब्द कहा। जब सीए का काला कानून लेकर आए थे तब नीतीश कुमार जी ने एक शब्द कहा। जब वक्फ का कानून लेकर आए, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने उनका समर्थन कर दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने साफ इनकार करा दिया कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा, बिहार के सर्वे के दिन उन्होंने कहा ये पाप मत करिए, जब क्या नीतीश कुमार जी ने एक शब्द कहा। नीतीश कुमार जी ने कहा कि 9 शेड्यूल में बिहार के सर्वे को डालिए, क्या केंद्र की सरकार ने डाला? उन्होंने तो उल्टी चिट्ठी लिख दी कि हमारे दायरे में नहीं, तुम्हारे दायरे में। जवाब दीजिए। और एक बार जवाब के साथ साथ टीएमसी को मुस्लिमों का जो समर्थन है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस पर ही आपका सवाल मेरा बेस्ड रहेगा। 2006 में जिस टीएमसी को सिर्फ 22% वोट मिलता था, वो 11 में आते आते 35 हुआ, 14 में आते आते 40 हुआ, 16 में आते आते 51, 19 लोकसभा चुनाव में 70, 2021 के विधानसभा में 75, 2024 के लोकसभा में 73%। अब सवाल आता है कि अगर हर तीसरा वोटर ममता दी के ही हिसाब से, क्योंकि वो खुद कह रही हैं कि 33% मुस्लिम है, हर तीसरा वोटर अगर मुस्लिम है तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, यही तो विभाजनकारी सोच है ना कि एक वोट बैंक को तो पूरा भड़काना है, उनको एक करके उनका वोट लेना है, और दूसरी ओर जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर बंटवारा करना है। और यही तो उनकी पूरी पॉलिटिक्स रही है कि मुसलमानों को एक करके वोट ले लो उनका, और हिंदू समाज को बांटने के लिए अलग अलग तरीके के तरीके लाओ। अब देखिए, मैं एक एक करके जो बाकी के सवाल है उनका जवाब देना चाहता हूं। अभी यहां पर एनसी के प्रवक्ता ने बोला संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। मान्यवर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जुडिशरी के पास जाना एक बेसिक राइट होता है। ट्रिब्यूनल तक ही आपका मामला सीमित रहेगा, ट्रिब्यूनल से आप अपील नहीं कर सकते। ये कानून था, ये संवैधानिक अधिकारों पर हमला था या नहीं था? अभी पीडीपी की प्रवक्ता ने कहा कि 370, सीएए, 3 तलाक, ये मुसलमानों पर हमला है। इन तीनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। शाहबानो का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आया। माना क्या सुप्रीम कोर्ट की बात? जब सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों को उनका अधिकार दे, गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, तो पार्लियामेंट जाकर पलटना है। और अगर पार्लियामेंट अगर पसमानदा, गरीब, जो बेवा है, यतीम है, उनको अधिकार दे तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। और सुप्रीम कोर्ट की बात भी चयनात्मक रूप से माननी है। तीसरी बात पे आते हैं। अभी अभय दुबे जी बात कर रहे थे सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द की। वाह अभय जी, IUML केरला में मुस्लिम लीग के साथ, ISF फुरफुरा शरीफ बंगाल में आपके साथ, और उद्धव सेना, जो उद्धव सेना को आप भरपेट गालियां देते थे और कहते थे कृष्ण रिपोर्ट बताती है कि मुंबई के दंगों के पीछे उद्धव सेना है, वो उद्धव सेना जिसने ऑफिशियली मांग की कि मुसलमानों का वोटिंग राइट छीन लिया जाए, वो सेकुलरिज्म का पाठ दूसरों को पढ़ा रहे। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, दिल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली, सिख नरसंहार कब हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? और आपने बोला 12,000 करोड़ की आएगी, ये हमने नहीं कहा है, ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने कहा। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपके ही एक नेता है केरल से, इडुक्की कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा मुस्लिम तुष्टीकरण में इतने लीन हो चुके हैं कि मुनंबम में, एर्नाकुलम में, वायनाड में चर्च की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, उस पर एक शब्द कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है। अब बता दीजिए कि यह चर्च की तरफ से भी फैसला, आपके लिए तो चर्च ज्यादा प्रिय भी होगा, चर्च में आपका विश्वास भी होगा, और खास करके सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी चर्च में और भी उनको थोड़ा सा विश्वास, क्योंकि सोनिया जी और जो है वो रोमन, इटली से भी आती हैं। तो मुझे बताइए कि क्या चर्च भी क्या संघ के और हिंदुत्व के इशारे पे कर रहा है काम? आपके इडुक्की के नेता भी हमारे इशारे पर काम कर रहे हैं? तो बताइए। और आखिरी बात, एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आज ही की बात है। इनके नेता है श्रीनिवास। वैसे तो राहुल गांधी कहते हैं कि हम फाइट इंडियन स्टेट करेंगे, ये श्रीनिवास कहते हैं कि महात्मा गांधी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े थे और अब राहुल गांधी वेस्ट इंडिया से लड़ेंगे। सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ा आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने, वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़। अब अभय जी आप बताइए कि आपके एक नेता बोलते हैं कि नॉर्थ को साउथ से अलग हो जाना चाहिए, आपके एक अलायंस पार्टनर बोलते हैं सनातन समाप्त कर देना चाहिए, गौमूत्र राज्य है उत्तर भारत के स्टेट्स, आपके एक नेता बोलते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है वो टॉयलेट क्लीनर्स है, और आपका एक नेता बोलता है वेस्ट इंडिया मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों के साथ जंग छेड़ देनी चाहिए। यह है आपका सामाजिक सौहार्द और देश को एक रखने का फॉर्मूला। यह सरदार पटेल के शब्द है, यह सरदार पटेल की सोच है। अभय जी
ये जिन्ना की सोच है। अभय जी, देश के लोगों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी तुष्टीकरण और संपुष्टीकरण की राजनीति करती है। बड़ी दुहाई दे रहे हैं अभी। इनके कौन मुस्लिम प्रिय नेता हैं? सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी, कश्मीर का वार्ड नंबर 33 से टिकट देते जो पंडितों का हत्यारा है, जो जिसने पाकिस्तान में 1 साल अजहर मसूद के अंडर में ट्रेनिंग ली, जो 10 साल जेल में रहा, जेल से निकलने के बाद तारिक अहमद मीर पाकिस्तान का हथियार सप्लाई करने वाले को विधानसभा का टिकट लड़ाते हैं। तालिब हुसैन हमारे गृह मंत्री जी का मंच साझा करता है, पाकिस्तान का आतंकवादी, और ये झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। इन्होंने आधी अधूरी, आधा सच और पूरा झूठ बोलने के अभ्यस्त हैं। 83(9) सेक्शन पढ़िए देश के लोगों, वो एक कहता है कि प्रोवाइडेड हाई कोर्ट में ऑन इट्स ओन और मोशन और द अपील ऑफ द बोर्ड और एनी पर्सन एग्रीड, वो कहते हैं कि इस ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद इसको 83(9) में हाई कोर्ट का वक्फ बिल को पढ़िएगा जो 1995 का कांग्रेस पार्टी की सरकार था। लेकिन झूठ फैला रहे हैं ये देश में। क्या देश के मुद्दे हैं जितना शहजाद पूनावाला जी ने बताया? मैंने पूछा कि कृषि के कानून क्यों नहीं बनाया? प्रधानमंत्री जी 4 साल हो गए, उनके राह में कील और कांटे आपने बिछाए थे। प्रधानमंत्री जी हमारे नागरिकों के हाथ में हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर अमेरिका के से लेकर आए, आप दम साधे और होठ सिए बैठे रहे। बांग्लादेश के प्रमुख से आप मिले, मुस्कुरा रहे थे दोनों, और उन्होंने वहां पर हमारे हिंदू भाइयों का, हमारे क्रिश्चियन भाइयों का कत्लेआम किया, तब आपने मुंह नहीं खोला। प्रधानमंत्री जी इस हिंदुस्तान को टेरिफ अब्यूजर कहा आपके सामने, आपके सम्मुख, लेकिन आप मुंह खोलने को तैयार नहीं। आज बिहार का लीची का उद्योग, आज बिहार के मखाने का उद्योग, आज बिहार के अलसी का उद्योग, जो एक मात्र रास्ता बिहार के पास था एक्सपोर्ट का, उस पर ताले डल रहे। प्रधानमंत्री जी आप मुंह क्यों नहीं खोलते? तो जो देश की विदेश नीति के नाम पर विवेश नीति थोप दी प्रधानमंत्री जी, उस पर बोलना चाहिए। जवाब ले लेते देश के मुद्दे नहीं है। ध्यान लेकिन भटकाने आपके की नेता राजनीति जो बंद वेस्ट करिए। इंडिया से लड़ाई की बात कर रहे थे, तो वेस्ट इंडिया कौन सा पार्ट है? कौन कौन से राज्य आते हैं उसमें? नहीं, ये राज्य नहीं, ये मानसिकता का प्रश्न है। वो उसी तरह की मानसिकता है बरतानिया हुकूमत जैसी, ये बताने की कोशिश की। बंटवारे की राजनीति तो ये करते धर्म के नाम पर, एक सेकंड पर, कपड़ों के नाम पर। सुनिए ना अंजना जी, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बेमनस्य फैला रहे हैं, मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। हम पूछेंगे 84 करोड़ लोगों की आमदनी कम क्यों हो गई, हम पूछेंगे 27 रुपए किसान प्रतिदिन क्यों कमा रहा है, और आपका सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज क्यों कमा रहा है। इन मुद्दों से हम ध्यान भटकाने नहीं वेस्ट इंडिया देंगे। देश के लोगों मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये मानसिकता है, एक सोच है, असल मुद्दों पर जवाब। एक सेकंड अंजना जी, शहजाद जी। अंजना जी, मैं घोर आपत्ति करता हूं कि जिस भूभाग से महात्मा गांधी, जिस भूभाग से सरदार पटेल, जिस भूभाग से वीर सावरकर आए, ऐसे भारत के अभिन्न अंग को कहा जा रहा है कि इनकी मानसिकता विभाजनकारी है। इन्होंने कहा नॉर्थ इंडिया जो है वो हमारे रिसोर्सेस खा लेता है, इसको अलग कर दो। इन्होंने कहा वेस्ट इंडिया विभाजन चाहता है। इनके नेता है हुआ तो हुआ कहने वाले सैम पित्रोदा, जो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है वो चाइनीज है, साउथ के लोग अफ्रीकन है। और अभय जी, ये 25,000 लोगों की नौकरियां चली गई बंगाल में, एक शब्द बोला प्रियंका वाड्रा ने? जब तेलंगाना में स्टूडेंट। एक सेकंड, आपको टोक रही हूं। खबर आ रही है कांग्रेस महाधिवेशन में राहुल गांधी का बयान, और अभी तो गुजरात में अहमदाबाद में आप लोगों का ये पूरा अधिवेशन चल रहा है। जातीय जनगणना, संविधान, संघ, वक्फ, आजादी की लड़ाई, संघ की विचारधारा के खिलाफ ये राहुल गांधी कह रहे हैं। संघ ने संविधान को जलाया था। एक रिस्पॉन्स इस पर भी थोड़ा जल्दी से दे दीजिए। किस संविधान में लिखा सारे वीसी संघ के होंगे? पहले सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर जवाब दीजिएगा शहजाद। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। ये सारे जो आरएसएस के लोग हैं, इनकी विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल की विचारधारा नहीं है। आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, संघ के भी खिलाफ। इस पर शहजाद जी आपका रिएक्शन?
देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कोई भी जाकर चेक कर ले कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो देवी प्रसाद चौधरी और जगतपति कुमार, इन लोगों ने छाती पर गोली खाई। ये दोनों संघ के कार्यकर्ता थे। परंतु मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो सोनिया गांधी के परिवार से उस समय पर आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। परंतु सोनिया गांधी जो है वो बहुत ही पेट्रियाटिक है, और संघ जिसके सत्याग्रह का स्वागत मोतीलाल नेहरू से लेकर बाकी नेताओं ने किया, उसके ऊपर ये आक्षेप करना। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अभी संविधान की बात की तो पूछिए इनसे कि संविधान को इमरजेंसी में कुचला किसने था? फर्स्ट अमेंडमेंट लाकर फ्री स्पीच को कुचला किसने था? संविधान के जो मूल चित्र है प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण के, उसको निकालने का दुष्कर्म करा किसने था? संविधान के निर्माता बाबा साहब आंबेडकर जी को 2 बार चुनाव में हराकर भीमराव बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न से वंचित रखने का काम और कहना कि हम संविधान बदलकर मुस्लिम आरक्षण देंगे, किसने किया? अभी डीके शिव कुमार ने। और वेस्ट इंडिया के साथ हम अब लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि वेस्ट इंडिया की विभाजनकारी सोच है। मैं पूछना चाहता हूं अभय जी से, वेस्ट इंडिया मतलब गुजरात और महाराष्ट्र को खासकर अंजना जी, और गुजरात में ही तो अधिवेशन हो रहा है आप लोगों का। अंजना जी, जब बिल्कुल 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 तामलुक के जिले में जब मातंगी हाजरा बूढ़ी गांधी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक के बाद एक 3 गोलियां खा रही थी, वंदे मातरम का उद्घोष था, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी